इसके बाद हम लोग वेक्टर, पहले तो स्केलर देखेंगे, वेक्टर देखेंगे जो आपके कौन सा बुक में है, रेस्ट एंड मोशन देखेंगे। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन हम लोग को देखना है थर्ड नंबर पर। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, क्या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यूनिवर्स में। आप सोचिएगा, अभी अभी तो हम बताएंगे आगे चल के, अभी ये सोच करके रखना है तुम लोगों की क्या कोई दुनिया में कोई वैसा वस्तु है जो रुका हुआ है, बिल्कुल रेस्ट में है। फोर्थ है 1, 2 और 3 डायमेंशनल मोशन। हालांकि 2 और 3 डायमेंशनल मोशन यहाँ पर पढ़ना नहीं है, और वेक्टर में भी यहाँ पर यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ना है, पर यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट हम थोड़ा सा दे देंगे क्योंकि आगे 11th में है, थोड़ा काम आ जाएगा और थोड़ा सा वेक्टर समझने में हेल्प मिलता है यूनिट वेक्टर जान करके। यहाँ पर 2 और 3 डायमेंशन का हम थोड़ा सा एग्जाम्पल बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि 2 और 3 डायमेंशन बताएंगे तो 1 डायमेंशनल और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसे ठीक से एग्जाम में लिख पाओगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, दोनों में फ़र्क क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो हमको लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होगा, लेकिन हम थोड़ा सा ठीक से देखेंगे इसको, इससे न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करना है और दोनों में डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, इस पर एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। फिर देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, और दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। यूनिफॉर्म स्पीड देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड देखेंगे और एवरेज स्पीड देखेंगे। वेलोसिटी में भी सेम, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का अगर आइडिया होगा तो सोच करके रखना, किसी को आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख देना। ठीक है, इसका काम क्या होता है एक्सेलरेशन का। चलो अब चलते हैं, सबसे पहले आते हैं स्केलर में। तो देखो कोई भी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो या तो स्केलर है या फिर वेक्टर है। ठीक है, अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे, जैसे मान लो कि हम लोग चावल ले रहे हैं। ठीक है, तो चावल कोई पूछेगा कितना केजी है, ठीक है ना, तो कितना केजी है, 5 केजी, 6 केजी। यहाँ पर दो टर्म आ रहा है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, 5 6 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, एक केजी यूनिट आ रहा है। ठीक है, और एक इस तरह से भी होता है क्वेश्चन कि वो कहाँ जा रहा है, जैसे राम है या श्याम है, राम कहाँ जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं राम नॉर्थ साइड में जा रहा है। ठीक है, या फिर 5 मीटर गया है, नॉर्थ साइड में गया है। तो यहाँ पर 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ रहा है, 5 मीटर नॉर्थ, 5 क्या हो गया मैग्नीट्यूड, नॉर्थ क्या हो गया डायरेक्शन, और मीटर क्या हो गया यूनिट। तो ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, जब हम लोग स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर वो क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि चावल 5 केजी, तो 5 क्या है मैग्नीट्यूड है, एक किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, दो टर्म से मिला हुआ है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक किलोग्राम। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट ये हम लोग नहीं पूछते हैं कि चावल कितना है, तो 5 केजी, 5 केजी नॉर्थ ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है। ये हो गया हम लोग का स्केलर। स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या लिखना होगा, एक बार बुक में देख लेते हैं। बुक में आपका दिया हुआ है, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। वही हम बताएं कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है किसी बॉडी के मास से जो कि 5 केजी है। ठीक है, और नीचे में ये भी दिखाया है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो चीज़ को जरूरत पड़ता है, एक पड़ता है यूनिट का और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू का, जो हम लोग बता दिए। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा स्केलर का, तो स्केलर का मास एक तो एग्जाम्पल है, मास जैसे 5 केजी बोलते हैं तो स्केलर हुआ। टेम्परेचर, टेम्परेचर कोई पूछता है बोलो टेम्परेचर कितना है, तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं 25 डिग्री ईस्ट, हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं 25 डिग्री बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें भी डायरेक्शन नहीं है, ईस्ट नॉर्थ से नहीं लगा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो गया स्केलर हो गया। इसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं, 5 मीटर 6 मीटर, इस तरह क्या है स्केलर है। वॉल्यूम बोल सकते हैं, वॉल्यूम कितना है किसी चीज़ का। ठीक है, तो बोतल का वॉल्यूम कितना है, तो एक क्या बोलेंगे 1 मीटर क्यूब या फिर 1 लीटर बोलते हैं ना, तो वहाँ पर ये नहीं बोलते हैं कि ईस्ट या फिर नॉर्थ। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर, इसमें बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद आते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या है, तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है डायरेक्शन होता है। अब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, जैसे क्या इसका एग्जांपल लेंगे हम लोग, एग्जांपल में ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो जब कोई पूछता है ना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का भी कंसेप्ट यहीं से आ जाता है। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं कि राम 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट साइड में जा रहा है, तो 5 मैग्नीट्यूड मीटर पर सेकंड यूनिट हो गया, और नॉर्थ में जा रहा है डायरेक्शन हो गया। 3 चीज़ यहाँ पर आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, जैसे ही हम लोग डायरेक्शन दे दिए वो चीज़
कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, वेक्टर में। ठीक है, तो वेक्टर का एग्जांपल क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। अब वहाँ पर स्पीड भी है, स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड सिर्फ बोलते हैं, नॉर्थ नहीं लगाते हैं, तो वो स्पीड बन जाएगा। यही फर्क होता है स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है, तो स्पीड हमारा जो है वो स्केलर है, वेलोसिटी क्या है, वो वेक्टर है। स्पीड स्केलर क्यों है, क्योंकि स्पीड में हम लोग बोल रहे हैं सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, राम 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है। और जब वेक्टर हम लोग बोलते हैं कि, या फिर वेलोसिटी बोलते हैं, तो उसमें बोलते हैं 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ जा रहा है। और जब 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ जा रहा है तो वो हो गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वो वेक्टर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और वेक्टर में क्या क्या एग्जाम्पल दे रखा है, फोर्स। फोर्स हमारा वेक्टर है, क्योंकि फोर्स हम लोग को बताना पड़ता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 5 न्यूटन लगा दो, 5 न्यूटन कहीं से भी लगा देगा तो काम नहीं होगा। 5 न्यूटन बोलेंगे उसको कि आगे से लगाओ 5 न्यूटन, या फिर पीछे से लगाओ, या नॉर्थ साइड से लगाओ, तब हम लोग का काम होगा। तो हमारा जो फोर्स हो गया वो क्या हो गया, हो गया हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट बता दिया, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ये सारा क्या है, वेक्टर है। क्योंकि जब भी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इसमें हमेशा लगा रहता है क्या, डायरेक्शन। जब हम लोग, ध्यान रखना है, जब हम लोग स्पीड या डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होता है। जब स्पीड या फिर डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर बोलना ज़रूरी नहीं है कि वो ईस्ट में जा रहा है या फिर नॉर्थ में जा रहा है। लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर बोलना ज़रूरी हो जाता है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए ये वाला जो है ना स्केलर है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन लगाएंगे और तब ये हो जाएगा वेक्टर। तो समझ में आया, कुल मिला के बस यही समझना है ये। हाँ, अब एक बार दोनों में ठीक ठाक से देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। अगर एक बार डिफरेंस देख ले तो पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। एक बार वेक्टर और स्केलर में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है, वेक्टर स्केलर। तो वेक्टर में हम लोग क्या बोले, वेक्टर में बोले 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, और यहाँ पर क्या बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ए जो लग गया, यहाँ पर 3 चीज़ें, 1 2 3, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, यूनिट हो गया, और ये डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, 2 चीज़। वेक्टर में 3 चीज़, न्यूमेरिकल में 2 चीज़। और जब हम लोग 2 चीज़ बोल रहे हैं ना तो इसको स्पीड बोलेंगे, हो गया स्पीड, और एक क्या हो गया, वेलोसिटी। ठीक है, तो पहला, इसमें 3 चीज़ मिल करके बना होता है हमारा जो वेक्टर होता है, और जो स्केलर होता है वो 2 चीज़ मिल करके बना होता है। तो यहाँ पर कितना सही दिख रहा है, इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। इसके अलावा और हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से ही हम लोग का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे बुक में कुछ और एग्जांपल दे रखा है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमने बोला था फोर्स, फोर्स में भी तो डायरेक्शन दिख ही जाएगा। इसका और एग्जांपल क्या है, फोर्स, क्योंकि फोर्स में बताना पड़ता है 5 न्यूटन नॉर्थ या फिर ईस्ट। ठीक है, इसके अलावा एक्सेलरेशन, वो भी हमारा क्या है, वेक्टर है। पर इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को बोलना पड़ता है 5 मीटर एक्स डायरेक्शन में, 5 मीटर एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन क्या है, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए तो इसको एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, इसको वाई डायरेक्शन बोलते हैं। जब बोलते हैं कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो 5 मीटर या 10 मीटर गया है, एकदम स्पेसिफिकेशन दे करके कि इस डायरेक्शन में गया है, 5 मीटर गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, एकदम शॉर्टेस्ट, एकदम बिल्कुल सीधा लाइन। जब सीधा लाइन है तो उसमें कोई ना कोई डायरेक्शन है, और जब डायरेक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। अब हमारे बुक में देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर शायद कोई डिफरेंस नहीं दिया है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग को एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है कि बताओ वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है, तो ऐसे नहीं लिखना होगा। अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो हम लोग कुछ इस टाइप से लिखेंगे, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली it has magnitude with direction,
इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। सेकेंड क्या लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या लिखेंगे, वर्क। वर्क में कोई ये नहीं पूछता है कि वर्क कितना जूल ईस्ट हुआ कि नॉर्थ हुआ, सिर्फ पूछता है कितना जूल वर्क हुआ, तो हम लोग बोलेंगे 5 जूल वर्क हुआ। अब कोई ये नहीं पूछेगा 5 जूल ईस्ट हुआ कि 5 जूल नॉर्थ हुआ, ठीक है। तो वर्क एक बार बस क्वेश्चन कर लेना कि नॉर्थ साउथ लगा के देख लेना कि उसका मतलब ठीक से बन रहा है कि नहीं, वहीं से समझ में आ जाएगा कि वेक्टर का स्केलर है। एनर्जी, एनर्जी का भी जूल होता है यूनिट। एनर्जी में भी पूछेगा कितना एनर्जी है तो 5 जूल, ये नहीं पूछेगा कितना 5 जूल एनर्जी है ईस्ट साइड में, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और क्या होगा, स्पीड। तो ये सारा टेम्परेचर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारा क्या है, ये सारा का सारा स्केलर क्वांटिटी है। अब एक चीज़ और, वेक्टर को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक यूनिट वेक्टर को समझ लेते हैं। वेक्टर को कैसे हम लोग दिखाएंगे, तो वेक्टर को एक्चुअली हम लोग एक एरो साइन से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं वेक्टर ए, इसका मतलब हुआ मॉड 5 मीटर। इसको मॉड, मॉड मतलब कि मैग्नीट्यूड, और ए हमारा क्या है, मीटर है। तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। जैसे बोलेंगे ना कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम लोग बोलेंगे 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो वही 5 यहाँ पर है और ए मीटर। अब डिस्टेंस को ठीक है हम एक जगह डी लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा समझने में, ठीक है। ए हो गया डिस्टेंस। इसको लिखने का एक और तरीका है, ठीक है। अभी तक ये जो लिखे हैं ना 5 मीटर, इसमें हमारा डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अब हमको इसमें डायरेक्शन को लगाना है, तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, टुवार्ड्स एक्स डायरेक्शन लिख सकते हैं, टुवार्ड्स एक्स डायरेक्शन, ऐसे लिखेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा नहीं लग रहा है, टुवार्ड्स एक्स डायरेक्शन, इतना बड़ा क्या लिखना कंपल्सरी है, जरूरी है, तो नहीं, इतना बड़ा लिखना जरूरी नहीं है। ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ पर टुवार्ड्स एक्स डायरेक्शन की जगह पर एक्स कैप लगा देते हैं, 5 मीटर एक्स कैप। एक्स कैप का मतलब हो गया टुवार्ड्स एक्स डायरेक्शन, और इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या काम करता है, यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ये जो इतना लंबा लिखना पड़ रहा है ना, उसको हम लोग एक छोटा सा एक्स कैप लिख करके बता देंगे। एक्स कैप बता रहा है कि वो 5 मीटर एक्स डायरेक्शन में गया है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 5 मीटर एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। यही यूनिट वेक्टर है। अगर इस यूनिट वेक्टर को हम लोग वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखना होगा, दिख रहा है, एक्स कैप इज इक्वल टू डी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक्स कैप बराबर डी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा क्या, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। इसको और हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हमारा कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर किस किस चीज़ से बना हुआ है, एक मैग्नीट्यूड से बना हुआ है, जिसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, वही था ना, ए मैग्नीट्यूड है, और एक बना हुआ है डायरेक्शन से, यूनिट वेक्टर से, इसको हम लोग एक कैप बोलेंगे। मतलब कि हमारा कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से बना होता है। हम लोग एक कैप दे करके, डायरेक्शन ना दे करके सिर्फ कैप दे देंगे ना, तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन वो कैप डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पर जब हम एक्स कैप लिखे ना, तो एक बुक में डिफाइन है, एक्स कैप कहीं भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन में। वाई कैप लिख देंगे ना, तो इसका मतलब कि वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पर ए कैप लिख रहे हैं तो ए कैप कहीं पर कुछ डिफाइन नहीं है, फिर पता लिखना पड़ेगा वहाँ ब्रैकेट में कि ए कैप का मतलब है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अब बार बार नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, हमको लिखने की क्या जरूरत है, एक बार लिख देंगे कि ए कैप बराबर नॉर्थ डायरेक्शन, उसके बाद सब जगह ए कैप यूज़ करते चले जाएंगे। अगर एक ही न्यूमेरिकल में इस वेक्टर का बार बार जरूरत पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर बार बार ए कैप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। यहाँ से अगर ए कैप निकाल लेंगे हम लोग तो आ जाएगा वेक्टर ए बाय मॉड ए। तो ए सिर्फ हो गया क्लास 11th का टोटल है, ठीक है। अभी इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, बस समझने के लिए हमने यहाँ पर बता दिया है कि ए कैप का मतलब होता है, ए कैप भी एक वेक्टर ही है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर ही क्यों लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यूनिट वेक्टर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा इसका जो
लिखने का तरीका है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे कोई 5 मीटर गया तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर एक्स कैप लगा दिए, इसका मतलब वही 5 मीटर एक्स डायरेक्शन में गया। अब यूनिट वेक्टर की जगह अगर इसको हाफ इसका वैल्यू रहता, जैसे इसका यूनिट वेक्टर का हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड 1 है, अगर इसका मैग्नीट्यूड हाफ रहता तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10, तब जा कर के एक्स कैप दे सकते हैं। अगर एक्स कैप का वैल्यू हाफ होता तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता, यहाँ पर 10 लिखना पड़ता, तब जाकर ओरिजिनल वैल्यू होता। तो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे, हम लोग एक्स कैप 1 मैग्नीट्यूड ही मतलब उसको डिफाइन करेंगे ताकि लिखने में सुविधा हो। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब समझ में आया। यूनिट वेक्टर की जगह पर हाफ वेक्टर या फिर डबल वेक्टर हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हाफ वेक्टर डबल वेक्टर यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम तो इसका यूज इसलिए करें ताकि इतना लिखना ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए यूनिट वेक्टर की जगह पर यूनिट। एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर वहाँ पर हाफ क्यों नहीं हुआ, एक्स कैप का वैल्यू डबल क्यों नहीं हुआ, तो हमको लेने के ऊपर है। ठीक है, बुक में जैसा डिफाइन कर देगा वैसा हो जाएगा, तो हम लोग का ही बनाया हुआ है। हम लोग ऐसा बनाया है कि हमारे लिए एक सुविधा हो। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक वर्ड में एक बार फिर से समझा देते हैं। वेक्टर क्या है, वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, और स्केलर क्या है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब आते हैं 1, 2 और 3 रेस्ट एंड मोशन। अब कौन सा ऑब्जेक्ट संसार में है जो रेस्ट में है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ये कैसे समझेंगे। तो इन्वर्स में कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है। एक्चुअली ये डिफाइन करने का इसको एक तरीका होता है। रेस्ट जब हम लोग बोलते हैं ना कि वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जैसे रोड पर कोई गाड़ी लगा हुआ है, हम लोग बोलते हैं वो गाड़ी रुका हुआ है, तो रुका हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। ठीक है, अर्थ तो घूम रहा है, तो फिर गाड़ी कैसे रुका हुआ है, जब अर्थ ही हमारा रोटेट कर रहा है तो फिर तो गाड़ी भी रोटेट कर रहा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं नहीं गाड़ी रुका हुआ है। तो एक्चुअली उस समय जिस समय बोलते हैं हमारा गाड़ी रुका हुआ है ना, उस समय बोल रहे होते हैं वो गाड़ी के अगल बगल वाला जो घर है ना, वैसा ऑब्जेक्ट जो गाड़ी से देखने में काफ़ी बड़ा हो, उसके साथ कंपेयर कर देते हैं कि वो घर के रिस्पेक्ट में वो रुका हुआ है। घर के जो घर है ना, घर के साथ ये भी मतलब घर के साथ ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो हमारा गाड़ी जो है वो घर के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। तो हम लोग जब कोई भी चीज़ बोलते हैं ना कि वो रेस्ट में है, तो किसी न किसी को मतलब साथ में लेकर के बोलते हैं। अर्थ के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि वो मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं है, वहाँ पर सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है ना उसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है तो फिर वैसे सारा चीज़ ही मूव कर रहा है। तो रेस्ट का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट समय के अनुसार अपना स्थिति, अपना जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट में, लेकिन साथ में वहाँ पर लगाना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू वहाँ पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके। ठीक है, आसपास का कोई जो ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में अगर रुका हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। एक बार बुक का देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अर्थ ही अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक लाइन लगा दिया है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, अपने अगल बगल के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो उसी तरह से अगर हम लोग मोशन को डिफाइन करेंगे तो अगर अपने अगल बगल के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो मोशन में है। जो रेस्ट मोशन हर कोई जानता है, लेकिन हम लोग को वहाँ पर एक एडिशनल चीज़ लगाना है, तो अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में या आसपास में जो भी चीज़ है उसके रेस्पेक्ट में वो अगर मूव कर रहा है तो ठीक है मोशन में है, अगर रुका हुआ है तो वो रेस्ट में है। ये हो गया हमारा रेस्ट एंड मोशन। उसके बाद आते हैं 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन पर। ये क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन है, एक्चुअली डायमेंशन जो होता है 3 ही होता है, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल। इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और एक तो होता है जेड एक्सिस जो ऊपर इसके ऊपर है, दिख नहीं रहा है, इसके ऊपर है। ठीक है, वो होता है जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन को हम यहाँ पर तो दिखा नहीं सकते, एक काम करते हैं इसको थोड़ा इस टाइप से बना देते हैं। ए हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये वाला जो है ना इसको ऊपर समझना है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, ये हो गया जेड एक्सिस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से निकला और सीधे ऐसे जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे कोई गाड़ी अगर सीधा रोड पर
चल पड़ा है, निकल रहा है, एकदम सीधा जा रहा है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, मुड़ नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे कि वो सीधा एक ही दिशा में जा रहा है। क्या ये लाइन इस टाइप से हो सकता है? अगर इधर जा रहा होगा तब क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल बोलेंगे? हाँ, अभी भी वन डायमेंशनल ही बोलेंगे, क्योंकि ये अपना रास्ता चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल किस किस चीज़ का दिया हुआ है? हमने तो एक गाड़ी का एग्जाम्पल दिया कि गाड़ी अगर सीधा मूव कर रहा है तो वन डायमेंशनल में बोलेंगे। बुक में आपका एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन का दिया है। ठीक है, इसके अलावा टू डायमेंशनल बॉडी, टू डायमेंशनल मोशन कब होगा? जब ये ऑब्जेक्ट दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, एक्स भी और वाई भी। कुछ देर ऐसे गया फिर ऐसे मुड़ गया। तो देखो अभी यहाँ पर हर एक का दो कंपोनेंट है। ठीक है, इधर जा रहा था, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया। तो कभी एक डायरेक्शन में घूम रहा है, कभी वाई डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, टेढ़ा मेरा रोड, टेढ़ा मेरा रोड पर अगर कोई गाड़ी चल रहा है तो वो कभी एक डायमेंशन में नहीं जाएगा, कभी एक डायरेक्शन तरफ मुड़ेगा, कभी वाई डायरेक्शन तरफ मुड़ेगा। ठीक है, उसका जो डायरेक्शन है हमेशा चेंज होता रहेगा। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। तो जितना भी रोड है कोई भी परफेक्ट बिल्कुल सीधा नहीं होता है, और जब भी होता है तो दो डायरेक्शन में ही होता है, वो हमेशा अपना जो रास्ता है बदलते रहता है। उसके बाद थ्री डायमेंशनल कब होगा? तो थ्री डायमेंशनल होगा जब इस तरह से तो मुड़ ही रहा है। ठीक है, ये मतलब ऊपर नीचे तो जा ही रहा है, इसके अलावा जो रोड है ना वो मतलब ऊपर नीचे मतलब राइट लेफ्ट मुड़ा हुआ है ही, साथ में वो एक प्लेन में नहीं है, ऊपर नीचे ऐसे करके है। ठीक है, कहीं पर ऊंचा है कहीं नीचा है। तो फिर जैसे इसमें लो, ये वाला एकदम एक प्लेन हुआ, इसमें अगर बॉडी जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशनल। लेकिन अब सोचो ये बॉडी उड़ गया, उड़ करके फिर यहाँ पर आया, फिर ऐसे गया, मतलब जिधर मन हो रहा है उधर घूम रहा है। जैसे मस्क्यूटो, मच्छर वो कोई एक डायरेक्शन में नहीं घूमता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी राइट कभी लेफ्ट, कहीं भी जिधर मन किया उधर घूम गया। तो उसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। तो मस्क्यूटो का या फिर प्लेन का जो ये होता है डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? थ्री डायमेंशनल होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। तो एक्चुअली वेक्टर बता दें, इसमें वेक्टर स्केलर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी टाइम हम लोग कुछ देख लिए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ से निकला यहाँ तक आया, तो इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक जितना ये कवर होगा, जितना इसको हम लोग अगर मेजर कर ले तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टकट पाथ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ या ईस्ट है, कोई ना कोई एक डायरेक्शन में है। ठीक है, इसको बोलेगा कि बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो बार बार मूव कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसको स्केलर बोलेंगे। ये हमारा डिस्टेंस है और इसको स्केलर बोलेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन का पता ही नहीं है किधर बोले इसको, लेकिन ये एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और शॉर्टकट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये जो शॉर्टकट पाथ होगा इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? दोनों का यूनिट हालांकि सेम होगा, दोनों का मीटर ही होगा, ए भी मीटर है ए भी मीटर है, पर ए शॉर्टकट है और ए लॉन्ग कट है। अब ए वाला जो है ना, ए डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। जैसे मान लो बॉडी यहाँ से ए से स्टार्ट किया, बी तक गया, ठीक है, ईस्ट साइड में, तो ए जो है ना, ए अगर 5 मीटर है तो हम लोग बोलेंगे कि ए डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 मीटर। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है, इसका शॉर्टकट पाथ क्या होगा? शॉर्टकट भी वही 5 मीटर होगा। तो जब डिफरेंस लिखने के लिए आएगा ना, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे? डिफरेंस ही बता ही देते हैं। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल, या फिर ये एक साथ ऐसे कर देते हैं, डिस्टेंस जो हमारा होगा ना वो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। हम लोग जो अभी कर्व बनाए थे वो कर्व कुछ इस टाइप से था, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्टेंस था।
अब यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट वो छोटा है, मतलब डिस्टेंस क्या है, बड़ा है, तो हम लोग वही लिखे हैं डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और सेकेंड चीज़ ये वाला जो है, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं 5 मीटर, ये 5 मीटर ईस्ट है ना, हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ 5 मीटर वेस्ट बराबर 5 मीटर ईस्ट। ये दोनों सेम चीज़ें, 5 मीटर ईस्ट बोलो या -5 मीटर वेस्ट बोलो, वो दोनों का दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। -5 मीटर वेस्ट, 5 मीटर ईस्ट, दोनों का दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। -5 मतलब कि इसको घुमा दो, ये बता रहा है ना कि -5 लिखा हुआ है वेस्ट, मतलब बोल रहा है कि वेस्ट ले लो उसके बाद घुमा दो, तो फिर से क्या बन जाएगा, 5 मीटर ईस्ट। मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग निगेटिव साइन के साथ इंडिकेट कर सकते हैं, निगेटिव साइन से दिखा सकते हैं। अब डिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे, डिस्टेंस ऐसे ऐसे एक कवर किया है, इसका निगेटिव क्या होगा, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस होता है जितना दूरी कवर किया, जितना पाथ वो चला, वो पूरा डिस्टेंस होता है। तो हम लोग बोलेंगे सेकंड डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव बट डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। तो ये इम्पॉर्टेंट दो टर्म था। इसके अलावा ये तो सिंपल दिख ही रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन लगा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, अब यहाँ से यहाँ गया, कोई एक डायरेक्शन में, इसका हम लोग बोल सकते हैं आसानी से साउथ में गया या फिर वेस्ट में गया, फिर साउथ वेस्ट में गया, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि नॉर्थ से 30 डिग्री। अब मान लो अब तुम ये बोलोगे ना कि ठीक है हम बोल रहे हैं ईस्ट गया वेस्ट गया, ठीक है, मान लेते हैं इसको ईस्ट और वेस्ट। अब मान लो डिस्टेंस कुछ ऐसे कवर किया, डिस्प्लेसमेंट ए हुआ। अब तुम बोल रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, इसको भी लिख सकते हैं, इसका भी एक डायरेक्शन है, बोलेंगे ईस्ट से 30 डिग्री ऊपर, ठीक है ना, हो गया ना एक डायरेक्शन। तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, और बस अगर एक डायरेक्शन में है तो हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको बोलना है तो हम लोग 30 डिग्री यहाँ पर बोल देंगे, ठीक है अमरनाथ, वो देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके एक 30 डिग्री क्या है, अपवर्ड है। मतलब कहने का मतलब 3 चीज़ हम लोग को दिखने को मिला, 3 चीज़ तो क्लियर दिख रहा है। डिस्टेंस में क्या है, डिस्टेंस हमारा जो है स्केलर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है। डिस्टेंस हमारा दूसरा डिफरेंस, डिस्टेंस हमारा जो होगा या तो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। हम लोग 2 फिगर ड्रॉ करके उसे समझ चुके हैं। उसके बाद तीसरा चीज़ क्या देखे थे, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। इसके अलावा आप बुक में देख लेते हैं और आपके बुक में क्या दिया है। पहला चीज़ दिया है इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, वो तो डिफिनेशन लिख दिया डिस्टेंस का, सही है। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, हमने बोला ये डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा है इट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस वो फिर से वही डिफिनेशन ही बोल रहा है, पाथ मतलब ये वाला पाथ है ना, तो इस पाथ पर डिपेंड करेगा डिस्टेंस हमारा। नेक्स्ट बोल रहा है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव हुआ, हमने बताया डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। इट कैन मोर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमने ये भी बता दिया कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है डिस्टेंस का। छठा दिया है इट मे नॉट बी जीरो इवन इफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, एक को आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो हमारा नहीं होता है। एक कैसे, हाँ मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया और आकर के यहाँ पर रुक गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल, ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो शॉर्टकट डिस्टेंस है कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब जब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस का, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है, तो उसमें एक कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा डिस्टेंस भी जीरो हो, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट
जीरो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, नॉट जीरो, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है? यहाँ समझ में यही आ रहा है कि डिस्टेंस होते हुए भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होते हुए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर डिस्टेंस है तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट है, नॉट जीरो मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट है, कुछ ना कुछ है इसका वैल्यू, तो फिर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस जीरो होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 35 मिनट का हो गया है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर समझेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।